नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट और मैं हूं नेहा। 10 दमदार खबरों में आप सबका स्वागत है। शुरुआत जम्मू कश्मीर से है। धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं और जल्द यहां टेलीफोन लाइन भी बहाल कर दी जाएगी। इस बात की जानकारी जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम ने दी। मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक यहाँ ना तो किसी की मौत हुई है और ना ही कोई घायल हुआ है। आने वाले दिनों में पाबंदियों में भी छूट दी जाएगी। आपको बता दें, 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया गया था। इसके बाद से यहाँ कई इलाकों में धारा 144 लगा दी गई। घाटी के सारे स्कूल और कॉलेज सोमवार से अलग अलग फेज में खोल दिए जाएंगे। लैंडलाइन फोन भी अलग अलग फेज में शनिवार से सुबह बहाल कर दी जाएगी। इंटरनेट सेवाएं भी धीरे धीरे घाटी में बहाल कर दी जाएगी। डर ये है कि कहीं आतंकी इसका इस्तेमाल ना करें। आपको बता दें, आज से सरकारी ऑफिस भी खुल गए हैं, साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू कर दी गई है। मुख्य सचिव ने कहा है, सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद घाटी में लगातार अलगाववादी ताकतों को बढ़ावा देने की कोशिश करते रहे हैं। जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा जैसे संगठनों ने प्रदेश के युवाओं को भड़का के अलगाववादी गतिविधियों में भी शामिल किया है। आज की दूसरी बड़ी खबर राजनाथ सिंह से जुड़ी हुई है। राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री, उन्होंने ट्वीट किया है कि पोखरण वह क्षेत्र है जिसने भारत को परमाणु शक्ति बनाने के लिए अटल जी के दृढ़ संकल्प को देखा और अभी तक नो फर्स्ट यूज के सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध है। भारत ने इस सिद्धांत का कड़ाई से पालन किया है। भविष्य में क्या होता है, ये परिस्थितियों पर निर्भर करता है। राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय आर्मी स्काउट मास्टर प्रतियोगिता में शामिल देशों का आह्वान किया। सभी देश वैश्विक चुनौतियों के साथ मिलकर लड़ेंगे। उन्होंने रूस की चर्चा करते हुए कहा है कि भारत के रूस से पहले से लंबे और गहरे रिश्ते हैं। मध्य एशिया में कजाकिस्तान आदि के साथ व्यापारिक एवं सांस्कृतिक रिश्ते हैं। सूडान में 1 दशक से ज्यादा समय से शांति सेना के जरिए भारत अमूल्य योगदान दे रहा है। इस अवसर पर थल सेनाध्यक्ष विपिन रावत तथा अन्य कई अधिकारी मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। आज की तीसरी बड़ी खबर राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद से जुड़ी हुई है। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पे सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई चल रही है। शुक्रवार को सुनवाई पूरी हो चुकी है। अगली सुनवाई अब सोमवार को शुरू होगी। 6 अगस्त को इस मसले पर रोजाना सुनवाई शुरू हो गई थी, जिसके तहत हफ्ते में 5 दिन ये मामला सुना जा रहा। अभी तक निर्मोही अखाड़ा के वकील रामलला विराजमान के वकील अपने तर्क रख चुके हैं। शुक्रवार को भी रामलला विराजमान के वकील CS वैद्यनाथन ने अपने तर्कों को आगे बढ़ाया। अयोध्या राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद पर शुक्रवार की सुनवाई पूरी हो गई थी। अब अगली सुनवाई सोमवार को होनी है। रामलला विराजमान के वकील वैद्यनाथ ने सुप्रीम कोर्ट को बताया वो सोमवार को पूरा तात्विक साक्ष्य और मौखिक सबूतों को पेश करेंगे। मलाला के वकील ने अदालत में कहा कि खुदाई से मिले अवशेष से साफ है कि यहाँ एक ढांचा नहीं बल्कि कई स्तंभों वाला विशाल मंदिर था, जहाँ पे कई बड़े बड़े कक्ष थे। ये कक्ष घरों की संरचना से बिल्कुल अलग थे। उन्होंने कहा कि वहाँ पर नए स्ट्रक्चर के कोई नई नींव नहीं है, वहाँ 15 खंभों वाला स्ट्रक्चर भी था। आज की चौथी बड़ी खबर P चिदम्बरम से जुड़ी हुई है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने शुक्रवार को जनसंख्या विस्फोट, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने और संपत्ति सृजित करने वालों का सम्मान करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की सराहना की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई तीनों घोषणाओं का हम सभी को स्वागत करना चाहिए। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा, मैं आशा करता हूं कि इन तीनों बातों में से वित्त मंत्री और उनके कर अधिकारियों और जांचकर्ताओं की टीम ने प्रधानमंत्री के दूसरे उद्बोधन को जोर से और स्पष्ट रूप से सुना होगा। जनसंख्या विस्फोट और सिंगल यूज प्लास्टिक के उन्मूलन के संदर्भ में चिदम्बरम ने कहा, पहली और तीसरी उद्घोषणा लोगों के मूवमेंट का जरूरी हिस्सा बननी चाहिए। सैकड़ों समर्पित स्वयंसेवक संगठन हैं जो स्थानीय स्तरों पर इन अभियानों की अगुवाई करने के लिए तैयार हैं। आज की 5वीं बड़ी खबर कोलकाता से जुड़ी हुई है। कोलकाता पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद रूपा गांगुली के 20 साल के बेटे आकाश मुखोपाध्याय को लापरवाही से ड्राइविंग के चलते गिरफ्तार किया है। अधिकारी ने बताया कि आकाश की गाड़ी गुरुवार को बेकाबू होकर दक्षिण कोलकाता के गोल्फ गार्डन की दीवार से टकरा गई थी। अधिकारियों के मुताबिक आकाश मुखोपाध्याय को अलीपुर कोर्ट में शुक्रवार को पेश किया जाएगा। गुरुवार की रात मुखोपाध्याय की गाड़ी दीवार के टकराने के बाद बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। वहां पे मौजूद लोगों ने बताया कि उन्हें कोई चोट नहीं पहुंची है, पर वहां पे मौजूद लोग भी
बाल बाल बच गए। पुलिस ने बताया कार को बीजेपी सांसद रूपा गांगुली के बेटे आकाश ड्राइव कर रहे थे, लेकिन कार अनियंत्रित होकर रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब की दीवार से जा टकराई। वह मामूली रूप से घायल भी हुए हैं। स्थानीय पुलिस ने गाड़ी और ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज किया है और जांच चल रही है। आज की छठी बड़ी खबर एक बार फिर से जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर पे भारत सरकार के फैसले के बाद पाकिस्तान लगातार अन्य देशों के सामने इस मुद्दे को उठा चुका है, लेकिन हर जगह पाकिस्तान को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। अब पाकिस्तान यूएन में कश्मीर मुद्दा उठाने के लिए सीज फायर उल्लंघन का सहारा लेने की रणनीति बना रहा है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान खुद को पीड़ित के रूप में पेश करने के लिए कई नई योजनाओं पर काम कर रहा है। इसका खुलासा भारतीय सेना के सूत्रों ने किया। भारतीय सेना के सूत्रों ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया, पाकिस्तान ने पिछले कुछ दिनों में हथियार और क्षेत्र के संबंध में ज्यादा सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तान कश्मीर पर दुनिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा कर रहा है। सेना के सूत्रों ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र के सेशन में पाकिस्तान खुद को पीड़ित के रूप में पेश कर सकता है। पाकिस्तान का उद्देश्य दुनिया भर में कश्मीर की तरफ ध्यान आकर्षित करना एकमात्र ही है। आज की 7वीं बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है। इस साल हुए लोकसभा चुनाव के पूर्व भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद और कांग्रेस ने अन्य छोटे दलों के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया था, परंतु लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के भविष्य पे संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समाचार एजेंसियों के मुताबिक महागठबंधन में शामिल दल एक दूसरे के सहयोगी दलों को ही आईना दिखा रहे हैं। एक तरफ हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी हम के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जहां विधानसभा चुनाव में राज्य के सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, तो वहीं महागठबंधन छोड़ने के संकेत भी दे दिए। वहीं कांग्रेस ने भी महागठबंधन का अस्तित्व लोकसभा चुनाव तक ही रहने की बात कही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा कहते हैं, महागठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था। जरूरी नहीं है कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही चलेगा। विधानसभा चुनाव में आवश्यकता पड़ी तो एक विचारधारा रखने वाली पार्टियां मिलकर एक बार फिर से नया आकार दे सकती हैं। आज की 8वीं बड़ी खबर बिहार से जुड़ी हुई है और युवाओं की नौकरी से जुड़ी हुई है। सरकार हर साल सिपाही के खाली पदों की गणना कराएगी। यह जिम्मेदारी डीजीपी की होगी। प्रत्येक वर्ष अप्रैल में सिपाही के रिक्त पदों की गणना होगी। यह गणना आरक्षण कोटि के तहत की जाएगी। रिक्त पदों पर बहाली के लिए केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती को अधियाचना भेजी जाएगी। चयन पर्षद सिपाही के पद पर नियुक्ति की कार्रवाई करेगा। सिपाही बहाली की प्रक्रिया में बदलाव की अधिसूचना बुधवार को जारी की गई। अधिसूचना के मुताबिक सिपाही के रिक्त पदों के 1% पर अब खिलाड़ियों की नियुक्ति होगी। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए यह आरक्षित होगा। बिहार पुलिस खेलकूद नीति के तहत उनकी बहाली होगी। वहीं पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए 3% पद पहले की तरह आरक्षित रहेंगे। इसके बाद 97% पदों का 35% महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। हालांकि इस 35% आरक्षण कोटि के लिए योग्य महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर कोटिवार योग्य पुरुषों से भी भरा जा सकता है। आज की 9वीं बड़ी खबर सैफ अली खान से जुड़ी हुई है। एक्टर सैफ अली खान की अपकमिंग फिल्म लाल कप्तान को लेकर बी टाउन में बहुत जोरों से चर्चा है। सैफ के 49वें बर्थडे पर फिल्म के प्रोड्यूसर आनंद एल रॉय ने फिल्म का टीजर जारी किया। फिल्म में सैफ के फर्स्ट लुक ने जिस तरह लोगों को उत्सुक किया था, उससे दुगनी उत्सुकता फिल्म के टीजर में सैफ के किरदार को देखने के बाद हो सकता है। दरअसल सेक्रेड गेम्स में अपने डिसेंट लुक के बिल्कुल ऑपोजिट फिल्म लाल कप्तान में सैफ एक नागा साधु के लुक में नजर आ रहे हैं। फिल्म के टाइटल की तरह ही फिल्म का टीजर भी लाल बैकग्राउंड में है। इसमें सैफ कहते हैं, हर राम का अपना रावण है और हर राम का अपना दशहरा। आज की 10वीं बड़ी खबर क्रिकेट से जुड़ी हुई है, लेकिन दुखदायी। टीम इंडिया के पूर्व ओपनर वीबी चंद्रशेखर के खुदकुशी करने से भारतीय क्रिकेट जगत सकते में है। चंद्रशेखर का शव गुरुवार शाम को चेन्नई के मलयालपुर स्थित घर में सीलिंग फैन से लटका पाया गया। आपको बता दें, उन्होंने गुरुवार शाम करीब 5:45 में घर वालों के साथ चाय पी थी। इसके बाद वो अपने कमरे में चले गए। उनके परिवार में पत्नी और 2 बेटियां हैं। 97 वर्षीय चंद्रशेखर ने भारत के लिए 1988 से 1990 के बीच 7 वनडे मैच खेले थे। पुलिस जांच अधिकारी सेंथिल मुरुगन ने कहा, यह प्रथम दृष्टया से खुदकुशी का मामला है। जांच अभी जारी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हम रिपोर्ट का इंतजार करेंगे।
तो कुल ये आज 10 दमदार खबरें थे। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सॉल्यूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स।